गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमें पता है, लेकिन केसरी 2 मूवी में एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके बारे में हिस्ट्री बुक में कोई मेंशन नहीं है। ये कैरेक्टर है सी शंकरन नायर। तो आखिर क्यों इस कैरेक्टर के बारे में हिस्ट्री बुक में कोई मेंशन नहीं है? क्या था इनका सच? आज के वीडियो में हम जानेंगे सी शंकरन नायर के बारे में, केसरी 2 मूवी के रियल हिस्ट्री के बारे में, क्यों भारतीयों को वर्ल्ड वॉर 1 में ज़ोर ज़बरदस्ती हिस्सा लेना पड़ा, कैसे जालियांवाला बाग का पीसफुल प्रोटेस्ट एक मैसेकर में बदल गया, और क्यों 2 विलेंस को हीरो का दर्जा दिया गया। इसके बारे में आज के वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं सी शंकरन नायर के बारे में। 1857 को केरला के पलक्कड में उनका जन्म हुआ। ये एक बहुत बड़े लॉयर थे। इन्होंने अपना बैरिस्टर डिग्री लंदन से कंप्लीट किया और ये मद्रास के हाई कोर्ट के जज भी बने। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही जज बनते थे और इसके बाद वो पहले और इकलौते ऐसे इंडियन बने जो कि वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। उस समय बहुत सारे भारतीयों को ये लगता था कि हर एक ब्रिटिशर्स सेम नहीं है, मतलब सारे ब्रिटिशर्स बुरे नहीं है, कुछ अच्छे ब्रिटिशर्स भी इनमें से है और शंकरन नायर भी इनमें से एक ऐसे बिलीवर थे। लेकिन उनको धीरे धीरे समझ आया कि उनका ये बिलीव गलत था और 1919 के जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उनको समझ आ गया कि ऐसे कुछ भी चेंज नहीं होगा। उन्होंने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया और भारतीयों को समझाने के लिए उन्होंने गांधी एंड अनार्की नाम की किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने गांधी जी की जो टिक्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया और साथ ही साथ जनरल डायर जो कि पंजाब के जालियांवाला बाग इंसिडेंट के मेन विलन थे उनको भी क्रिटिसाइज़ किया। साथ ही साथ उन्होंने माइकल ओ डायर उनको भी क्रिटिसाइज़ किया। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इनके खिलाफ एक मानहानि का मामला दायर किया जो केस लंदन में चला और माइकल ओ डायर ये केस जीत गए। केसरी चैप्टर 2 मूवी के बारे में। ये मूवी जालियांवाला बाग इंसिडेंट का एक अनटोल्ड स्टोरी हमारे सामने रखती है। इस मूवी में अक्षय कुमार ने सी शंकरन नायर का रोल निभाया है और साथ ही साथ आर माधवन ने एक ब्रिटिश लॉयर का रोल किया है जो शायद फिक्शनल था, और अनन्या पांडे ने एक लॉ स्टूडेंट का रोल निभाया है। तो फिल्म शुरू होती है जालियांवाला बाग की मैसेकर से, जहां हमें दिखाया जाता है एक पीसफुल प्रोटेस्ट में इनोसेंट लोगों के ऊपर कैसे बेरहमी से गोली चलाया जाता है और सबको मार दिया जाता है। इस समय शंकरन नायर जो कि वाइसरॉय के काउंसिल के एक बड़े पोस्ट में थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इस जेनोसाइड के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस किया जनरल डायर के खिलाफ। लेकिन ये जगह थोड़ा सा फिल्मी है क्योंकि असली हिस्ट्री में उस वक्त पे पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने शंकरन नायर के ऊपर मानहानि का मामला किया था। कोर्ट पे केस तो चला था ज़रूर, लेकिन वो केस था मानहानि का मामला और ओपोनेंट पार्टी में थे माइकल ओ डायर, ना कि जनरल डायर। ये जगह फिल्म में हिस्ट्री से थोड़ा सा अलग से बताया गया है जो फिल्म को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया था। अदरवाइज़ फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर्ट के इंटरेस्टिंग डायलॉग्स और रोमांचकर डिबेट्स की मदद से इस मूवी को बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो आप जानते हैं आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो यूरोपियंस ने इस यूरोपियन वॉर को पूरी दुनिया का वॉर बना दिया और इसमें इंडियंस भी एक्सेप्शन नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने ये आश्वासन दिया कि अगर भारतीय इस वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे तो उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। और गांधी जी और कुछ ऐसे कांग्रेस नेता भी थे जिनको इसमें बिलीव था। तो अब शुरू हुआ भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करना। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने 2 बुक बनाए, एक था वाइट बुक और एक था ब्लैक बुक। अब ये वाइट बुक और ब्लैक बुक क्या चीज़ है? तो जो साधारण कृषक थे जिनके फैमिली से लोग
ब्रिटिश सेना में एनलिस्टेड होते थे उनके फैमिली को वाइट बुक में रखा जाता था, लेकिन जो लोग ये ऑफ़र रिफ्यूज़ करते थे उनको ब्लैक बुक में रखा गया। अब अगर आपका नाम ब्लैक बुक पे है तब इसका मतलब है ब्रिटिशर्स अपने पुलिस को रात में भेजती थी और इन फैमिलीज़ के जो मेल मेंबर्स थे, जो पुरुष थे, उनको बीच सड़क में ले आकर टॉर्चर किया जाता था। अब इस चीज़ से बचने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, अपने घर में बंकर बना लिए और बंकर में छुप जाते थे। कुछ लोग फॉरेस्ट में भाग जाते थे इन सब से बचने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स इनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते थे। ब्रिटिशर्स इनके घर के फीमेल मेंबर्स को, महिलाओं को बाहर ले आते थे और इनको बीच सड़क में टॉर्चर करते थे और इनके फैमिली मेंबर्स की मदद से इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, जिससे ये मेल मेंबर्स ना भागे। इन सब से बचने के लिए साधारण कृषक फैमिली के जो फार्मर्स थे वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेते थे। अपना हाथ पैर तोड़ डालना, अपने आप को अपाहिज बना लेना। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि ये लोग वर्ल्ड वॉर 1 में जाने से ज़्यादा अपने आप को अपाहिज करना पसंद करते थे। इतना डर था, इतना खौफ था और इतना टॉर्चर था इन लोगों के लिए। फिर भी 1.3 मिलियन ऐसा नियर फिगर बोला जाता है, इतने सारे इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना पड़ा और इनमें से करीब 70,000 के ऊपर इंडियंस वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए। तो अब इन सब के खिलाफ भारतीयों के दिल में एक गुस्सा आ रहा था और इसके वजह से पूरे भारत में पीसफुल प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स इस प्रोटेस्ट को दबाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पास किया फेमस राउलट एक्ट। इस एक्ट की मदद से किसी भी व्यक्ति को बिना जांच किए गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के उस व्यक्ति पर कार्रवाई चलाया जा सकता था और उस व्यक्ति को जेल में भी रखा जा सकता था। इससे भारतीय के दिल में ब्रिटिशर्स के लिए एक डिस्कॉन्टेंट क्रिएट हो गया और भारतीयों ने और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट था जालियांवाला बाग का प्रोटेस्ट। इस समय अमृतसर के लोकल लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनकी मदद से एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ऐसे ही बैसाखी का जो पवित्र दिन था, उस दिन पे जालियांवाला बाग के मैदान में कुछ 15,000 के करीब प्रोटेस्टर्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस समय एंट्री होता है फेमस जनरल डायर का, जो पहले एक विमान भेजते हैं इस मैदान के ऊपर और मैदान के प्रोटेस्टर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर कुछ वक्त बाद ये अपने कुछ 100 से ज़्यादा सेना लेकर उस मैदान पे पहुंचते हैं। मैदान के चारों तरफ बिल्डिंग से घिरा हुआ था और इसका सिर्फ एक ही एंट्रेंस था। पहले उस एंट्रेंस को ये अपने सेना से बंद करते थे। ये देखकर प्रोटेस्टर्स थोड़े घबरा जाते हैं और उनमें थोड़ा सा एंग्जाइटी क्रिएट होता है। ये देखकर लोकल लीडर्स उन प्रोटेस्टर्स को शांत करने की कोशिश करते हैं और उनको ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम पर कोई भी आक्रमण नहीं किया जाएगा। लेकिन वो गलत थे। जनरल डायर आते हैं और वो सेंटर में पहुँचते हैं। वहाँ पर वो अपने सेनाओं को फायरिंग करने के लिए बोलते हैं और फायरिंग शुरू होता है। इस समय वो 1500 से भी ज़्यादा राउंड की गोलियां चलाते हैं इन लोगों पर। इस समय कुछ ऐसे सेना भी थे जो खाली गोलियां चला रहे थे। उनको जनरल डायर कहते हैं गोलियां बर्बाद मत करो, गोलियों को इन इंसानों पर चलाओ। ऐसे ही पैनिक में एक पिताजी थे जिन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए उनका गार्ड बने और उन्होंने अपने बॉडी पर सारी गोलियां ले लिया। इस मैदान में एक कुआं था जिस कुआं में लोग अपना जान बचाने के लिए कूद पड़े, लेकिन जो लोग नीचे कूदे थे उनके ऊपर और भी बहुत सारे लोग कूद पड़े। इसके लिए नीचे जो थे उनकी इंस्टेंट मृत्यु हो गई। इस परिस्थिति के जिम्मेदार सिर्फ 2 इंसान थे। एक थे माइकल ओ डायर, जो इस समय पंजाब के गवर्नर थे, जिन्होंने ये आदेश दिया था, और जनरल डायर जो इस आदेश को पालन किए थे। इस इंसिडेंट में 379 लोगों की जान चली गई था ऑफिशियल रिपोर्ट, लेकिन अनऑफिशियली अगर कहा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इस इंसिडेंट के बाद से ही जनरल डायर को बुचर ऑफ द पंजाब कहने लगे। भारतीयों के दिल में इससे एक हेट्रेड क्रिएट हो गया था और भारतीयों ने ज़ोरदार आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन अपना इमेज बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जनरल डायर को
टेम्पोरली अपने पोस्ट से हटा दिया और माइकल ओडायर ने शंकरायण के खिलाफ अपना केस चलाया। फिर शुरू हुआ इमेज रिपेयरिंग का काम। माइकल ओडायर और जनरल डायर ने अपने इमेज को बचाने के लिए अपना पीआर कैंपेन और फंड रेजर शुरू किया। इस फंड रेजर में उन्होंने 26,000 पाउंड के फंड जमा किए, जिससे जनरल डायर शांति से और अच्छे से ज़िंदगी जी पाए। इस फंड में हमारे बचपन का फेमस जो जंगल बुक था, उनके जो राइटर थे रुडियार्ड किपलिंग, उन्होंने भी डोनेशन दिया था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा ये एक वाइट मैन का बर्डन है। आप लोग सोच सकते हैं हिपोक्रेसी किस तरह की चल रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि माइकल ओडायर और जनरल डायर का ये मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था। ब्रिटिशर्स में एक ऐसा भी ग्रुप था जिन्होंने कहा कि ये लोग तो सेवियर्स हैं, इन लोगों के लिए तो हमें नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। तो आप लोग हिपोक्रेसी की सीमा सोच सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारत में जो अशांति चल रहा था, इस मैसाकर को बेस्ट कर उसके लिए इन दोनों पर छोटा मोटा थोड़ा कार्रवाई चलाया और फिर जनरल डायर को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, उनको एक पीसफुल लाइफ के लिए दूर भेज दिया। और माइकल डायर को 1940 तक काम करते रहे, जब तक सरदार उधम सिंह इनके खिलाफ नहीं गए। जालियांवाला बाग का इंसिडेंट जो मैसाकर हुआ और शंकरन नायर का ये ट्रायल्स जो चलते रहा, इन सब ने एक ही बात भारतीयों के मन में था, अंग्रेज़ भारत छोड़ो। और इससे इंडिपेंडेंस का मूवमेंट और भी स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर यह नारा भी उठने लगा कि आज़ादी को अब हमें छीनना पड़ेगा। और इसके बाद से ही भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन और भी ज़्यादा चलने लगा और आखिर 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गया। लेकिन ब्रिटिशर्स यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो 1947 को देश छोड़कर इसलिए गए क्योंकि उन्होंने भारत को सिर्फ आज़ादी देना था। आज भी ये नैरेटिव चलता है कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर अपने मर्जी से गए थे, उन लोगों को धक्के मारकर नहीं निकल गया था। और साथ ही साथ ये भी चलता है नैरेटिव्स कि ब्रिटिशर्स आने से पहले भारत एक बहुत ही बैकवर्ड कंट्री था, ब्रिटिशर्स आने के बाद ही भारत एक मॉडर्न कंट्री बन पाया और इतना एडवांस कंट्री भी बन पाया। कुछ इंडियंस तो ब्रिटिशर्स की बहुत तारीफ़ करते थे कि उनके अलावा ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो अब वक्त आ चुका है, हमें सच्चाई को समझना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश से बहुत सारा धन लूट लिया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमें बहुत पीछे धकेल दिया था। हमारे बीच बहुत ज़्यादा जो डिवीज़न था वो बढ़ा दिया था, पार्टीशंस और बहुत सारे गंदी चीज़ें भी हमारे साथ किया गया था। ऑक्सफाम जो एक इंग्लैंड का संस्था है, उन्होंने तो ये कहा कि ब्रिटिशर्स ने भारत से 200 सालों में 64.82 ट्रिलियन का संपत्ति लूट किया था। जो हम पहले जानते थे 45 to 47 ट्रिलियन था, वो एक्चुअली में था 64.82 ट्रिलियन। आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा था। ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है, लेकिन आज तक भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से लड़ते हैं और हम लोगों को जो नैरेटिव्स पढ़ाया गया था वो भी हम लोग मानते हैं। कुछ इंडियंस तो आज तक ब्रिटिशर्स की तारीफ़ करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।